नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लगातार यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करते आ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम एक मुद्दे पर जो वर्तमान स्थितियों में चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। बात ऐसी है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न आते हैं मेंस में, वो करंट में चल रहे विवादों को लेकर भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में से पूछे जाते हैं। और उसी क्रम में आज हम फिर एक ऐसे ही मुद्दे पर, ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आपके मेंस परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखिए, मेंस परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो संविधान की किसी न किसी अनुच्छेद की व्याख्या करवाने के लिए आते हैं। यानी कि मुद्दा संविधान का होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वो चल रहा होता है या किसी न किसी मुद्दे के रूप में उठ रहा होता है। तो उसी क्रम में आज हम भी एक ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। और जो मुद्दा है वो आप सब लोग परिचित हैं और भली भांति जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही मुख्य न्यायाधीश, जो कि हमारे देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, रंजन गोगोई साहब, उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया है। और उनके नामांकन के साथ ही भारतीय राजनीति में एक विवाद उत्पन्न हो गया। अब उसी विवाद से संबंधित प्रश्न हमारा यूपीएससी हमको दे देगा या यूपीपीसीएस हमको दे देगा। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या उनका चयन संवैधानिक रूप से गलत है या संवैधानिक रूप से सही है, या उसके पक्ष में क्या तर्क है या विपक्ष में क्या तर्क है, या उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों से हम लोग आज मेंस परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, राज्यसभा में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर हम बात करें तो अभी आप लोगों को मालूम है कि रंजन गोगोई साहब, जो कि 46वें देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, नाम था रंजन गोगोई, इनको राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया गया। ये 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, क्योंकि विवाद का विषय इसलिए प्रीलिम्स में भी आ सकता है और विवाद का विषय है इसलिए मेंस में तो आएगा ही आएगा जहां तक संभावना है। अब मुद्दा आता है कि इनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो राष्ट्रपति की मनोनयन की शक्ति को देख लेते हैं। सबसे पहले आप जो शुरुआत करेंगे वो प्रस्तावना से करेंगे, या आप जो शुरुआत करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे। और इंट्रोडक्शन में कहेंगे कि राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारतीय समाज में थे 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में से 12 व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है या मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति ने अपने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए रंजन गोगोई साहब को उन 12 व्यक्तियों में लिया जिनका मनोनयन उन्होंने राज्यसभा के लिए किया। ठीक है, ये तो रहा उसका इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जो विवाद उत्पन्न हो रहा है इनकी नियुक्ति के लिए, तो क्या ये पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं, या इससे पहले इतिहास में और भी लोग हुए हैं। और जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ऐसे हमको 3 लोग, रंगनाथ मिश्रा, बहरुल हसन और सदानंद गौड़ा मिलते हैं, जिन्होंने इससे पहले भी राज्यसभा के लिए नामांकन जिनका किया जा चुका है, मनोनयन किया जा चुका है। कौन कौन लोग? रंगनाथ मिश्रा, चीफ जस्टिस थे रंगनाथ मिश्रा, और ये सेवानिवृत्ति के 6 वर्ष के बाद राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं। दूसरे व्यक्ति देखने को मिलते हैं बहरुल हसन साहब पहले राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, और जब वहां से रिटायर हुए तो फिर से राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। और तीसरा नाम देखने को मिलता हुआ है सदानंद गौड़, सदानंद हेगड़े देखने को मिलता है। सदानंद हेगड़े ये भी पहले राज्यसभा के सदस्य थे, फिर ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने और फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। यानी कि रंजन गोगोई साहब से पहले भी 3 लोग न्यायाधीश ऐसे रहे हैं जो राज्यसभा के लिए जिनका मनोनयन हुआ। यानी कि रंजन गोगोई साहब पहले व्यक्ति नहीं है जिनका मनोनयन हुआ हो।
ठीक है, तो एक विवाद का उठ सकता था कि पहले व्यक्ति का मनोनयन किया, इससे पहले भी 3 लोगों का इस तरह मनोनयन हो चुका है। अब हम बात कर देते हैं इनके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। अगर पक्ष के तर्क की बात की जाए, देखिए हेडिंग जो आपका बनेगा नया वो बनेगा कि पक्ष में तर्क, पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। पक्ष में, जब पक्ष में तर्क की बात आती है तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि संवैधानिक रूप से क्या उनका चयन या उनका मनोनयन सही था। अगर हम इस तरह देखते हैं तो भारत के संविधान के जब हम पन्नों को पलटेंगे तो हमको एक अनुच्छेद मिलेगा, वो अनुच्छेद मिलेगा आर्टिकल 124। और अनुच्छेद 124 कुछ बंदिशें लगाता है न्यायाधीशों के ऊपर। वो कहता है, आर्टिकल 124 बिल्कुल क्लियर कहता है कि भारत के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद किसी भी न्यायालय में, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो चाहे कोई भी न्यायालय हो, किसी भी न्यायालय में वो ना ही किसी भी प्राधिकार में वकालत नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि वह किसी भी न्यायालय के अधीन, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो चाहे कोई प्राधिकार हो, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह है, इसमें भी वो वकालत नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ एक बात और उठती है कि उनको सिर्फ वकालत करने पर रोक लगाई गई है, ना तो उनके राज्यपाल बनने पर रोक लगाई गई है, ना उनके मंत्री बनने पर, ना उनके सांसद बनने पर, ना अन्य कोई पद धारण करने पर रोक लगाई गई है। यानी कि अनुच्छेद 124 सिर्फ और सिर्फ उनको वकालत करने पर रोक लगाता है, अन्य पद ग्रहण करने पर रोक नहीं लगाता। और जब अन्य पद ग्रहण करने पर रोक नहीं लगाता तो राज्यसभा के लिए उनका जो मनोनयन किया गया है वो संवैधानिक रूप से तो सही है। संविधान में कहीं पर भी उनके लिए कोई इस तरह की बंदिश नहीं लगाई गई है। दूसरी बात, दूसरी चीज का आंकलन और कर लेते हैं कि क्या कोई समय सीमा का निर्धारण है कि इतने समय बाद कोई पद धारण कर लेते हैं। और पूरे संविधान को पलटने के बाद हम ये देखते हैं कि ऐसा कहीं पर भी हमें कोई बिंदु दिखाई नहीं देता जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि इतने समय बाद, कि 4 साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल बाद रिटायरमेंट के इतने समय बाद ये कोई पद धारण कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही पहलू को देखने के बाद क्या कोई बंदिश है, पहली शर्त। दूसरी, क्या कोई समय की सीमा तो नहीं है। दोनों ही चीज़ों को देखने के बाद ये चीज़ क्लियर होती है कि रंजन गोगोई साहब का राज्यसभा में मनोनयन संवैधानिक रूप से तो सही है। इसके अलावा जो इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो कानून के बीच में जिसने अपना पूरा जीवन गुजारा हो, वो राज्यसभा में आता है तो कानून निर्माण की दिशा में एक अच्छी पहल हो सकती है। इसके अलावा जब कानून बनता है उसके बाद वो न्यायालय उसके 6 महीने अपनी रिव्यू में रखता है। 6 महीने उसको देखा जाता है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो और वह व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन इन्हीं चीज़ों में निकाला हो वो बता सकता है कि ये कानून कानूनी रूप से सही है या इस पर भी कोई पिटिशन डाली जा सकती है। यानी कि उस व्यक्ति के जो वैधानिक ज्ञान है उसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं राज्यसभा में मनोनयन होने के बाद। क्योंकि जो लोग व्यक्ति हैं बैठे हुए हैं, जो विधायिका हैं, वो लोग कानून के उतने अच्छे जानकार नहीं है जितना अच्छा जानकार वह व्यक्ति है जो कि न्यायाधीश के रूप में जिसने अपना पूरा जीवन गुजारा हो। तो पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इनके होने से क्या हो रहा है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो टकराव आता है, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो टकराव आता है वो टकराव कम किया जा सकता है या उस टकराव को समाप्त किया जा सकता है। कई बार क्या जाता है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में खूब आता है कि विधायिका कहती है कि न्यायपालिका को अपनी सीमा में कार्य करना चाहिए और न्यायपालिका कहती है कि हमको सीमा का निर्धारण ना कराएं। तो इस तरह के मुद्दे हमेशा हम लोगों के सामने उठते रहे। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि कानून का जानकार है और वो विधि निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ हमको मिलेगा। दूसरी बात पक्ष में, और ये तीसरी बात जो पक्ष में कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इस बात पर डर रहे हैं कि इसको किसी पार्टी ने मनोनयन के लिए कहा है राष्ट्रपति के लिए, हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। रंजन गोगोई साहब ने किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है और सदस्यता ग्रहण न करने के कारण ये किसी भी दल के अधीन कार्य करने नहीं करेंगे। अगर ये किसी की दल की सदस्यता ग्रहण करते और ये निर्वाचित होते तब ये उस दल के नियम कायदे कानून के अंतर्गत बंधे होते। लेकिन चूंकि इन्होंने किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, राष्ट्रपति ने मनोनयन किया है, इसलिए ये स्वतंत्र होकर अपने कार्य करने में सक्षम है और स्वतंत्र होकर ये विधि निर्माण की क्रिया में हमारा सहयोग करेंगे।
तो ये बात पक्ष में की जा रही है, जितनी बात मैंने आप लोगों को बताई इसको आप पॉइंट वाइज बनाकर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के तर्क भी मजबूत हैं और ये कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं सरकार को सोचने के लिए। विपक्ष तर्क देता है कि अगर आप इस तरह न्यायाधीशों के लिए राज्यसभा में मनोनीत करते रह गए तो न्यायाधीशों के अंदर लोभ की भावना आ जाएगी और लोभ की भावना आने से वो उनके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो आवश्यक रूप से प्रभावित होगी। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादातर देखिएगा कोर्ट वगैरह में जो ज़्यादातर केस है वो सरकार के खिलाफ है और सरकार कहीं ना कहीं उनको रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई लाभ दे रहा है इस तरह का, तो उनमें ये भावना विकसित हो जाएगी अगर हम सरकार के पक्ष में कोई फैसला लेते हैं तो हमारा मनोनयन भी हो जाएगा। ये संभव है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है और मानव के अंदर ये एक विकार भी है कि उसमें अपने भविष्य को लेकर चिंता रहती है। तो अगर उसको इस तरह दिखाई देगा कि मैं राज्यसभा के लिए मनोनीत हो सकता हूँ, मैं राज्यपाल बन सकता हूँ या किसी अन्य पद पर पहुँच सकता हूँ, तो वह सरकार के खिलाफ निर्णय देने में हिचकेगा। दूसरी बात कहते हैं कि अगर उनकी जो न्यायाधीश है उनकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। जैसे भविष्य में कभी वो एक राजनेता के रूप में आ चुके हैं, अगर भविष्य में कभी वो झूठ बोलते हैं या उनका कोई झूठ पकड़ा जाता है तो जनता ये सोचेगी कि जब ये न्यायाधीश था उस वक्त भी वे इस तरह का क्रियाकलाप करता होगा, या भविष्य में कभी वो किसी भ्रष्टाचार में संलिग्न मिलते हैं तो ये विश्वास किया जाएगा कि न्याय, क्योंकि व्यक्ति तो बदल नहीं सकता, व्यक्ति तो वही है, तो ये समझा जाएगा कि न्यायपालिका भी भ्रष्ट है और वो भी व्यक्ति है। ठीक है। इसके अलावा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की यहाँ पर अवहेलना होगी। न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग रहकर कार्य करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक न्यायपालिका का व्यक्ति विधायिका में बैठ गया तो एक दूसरे की चीजें अब ओपन होने में आसानी रहेगी। न्यायपालिका की कार्य पद्धति क्या है उसको विधायिका के सामने डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये सारे जो तर्क हैं जो कि विपक्ष द्वारा उठाए जाते हैं, ये तर्क भी अपनी जगह वाजिब हैं और सही हैं। अब पक्ष हमने सुन लिया, विपक्ष हमने सुन लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई एक ऐसा रास्ता है जो इसके बीच में निकल सके, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच का रास्ता निकल सके। तो हम देख सकते हैं कि हम कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम समय सीमा का निर्धारण कर सकते हैं या अवकाश अवधि का निर्धारण कर सकते हैं। समय सीमा मत लिखिएगा, इसको लिखिए अवकाश अवधि का निर्धारण। हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अवकाश अवधि का निर्धारण कर सकते हैं। अवकाश अवधि क्या होती है, इसमें यह चीज नियम में बना देंगे कि न्यायाधीश, आर्टिकल 124 में संशोधन करते हैं कि न्यायाधीश इतने समय के पश्चात, कोई समय सीमा निर्धारित करते हैं, इतने समय के पश्चात किसी पद को धारण करने में सक्षम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहता है, अगर मान लीजिए उस कार्यकाल के प्रारंभ में भी वो रिटायर हो जाता है तो 5 साल तक उसको लाभ दिया जा सकता है, यानी कि समय सीमा कम से कम 6 वर्ष कर दी जाए, जिससे कि 5 वर्ष का कार्यकाल उस सरकार का निकल जाए, 6 वर्ष कर दिया जाए, यानी कि 6 वर्ष तक वो आराम करेगा, अवकाश पर रहेगा, उसके बाद कोई पद धारण कर सकता है। ऐसा हम आर्टिकल 124 में संशोधन कर सकते हैं। दूसरा, हम ब्रिटिश मॉडल अपना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रिटिश मॉडल को अपना सकते हैं। अब ये ब्रिटिश मॉडल क्या है, ब्रिटेन में यह आवश्यक रूप से कर दिया गया है कि जब भी कोई रिटायर होगा न्यायाधीश तो वह वहां के उच्च सदन में जाकर बैठेगा। कोई भी न्यायाधीश हो वो 10 वर्ष के लिए वहां के उच्च सदन में जाकर बैठेगा, ऐसा वहां पर प्रावधान किया हुआ है। वहां पर मनोनयन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी न्यायाधीश रिटायर होगा वो 10 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा और 10 वर्ष के लिए वो उच्च सदन में जाकर बैठेगा। ऐसी ही कोई व्यवस्था हम अपने यहाँ भी कर देते हैं कि जिस तरह पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि किसी भी न्यायाधीश के शामिल होने से कानून या विधि निर्माण में हमको सहायता मिलेगी, उनकी बात जायज़ है और उनकी बात को भी पूरा कर दिया जाएगा। हम ये कर देते हैं, ब्रिटिश मॉडल को अपना लेते हैं कि व्यक्ति रिटायर हुआ और अगले दिन से वो राज्यसभा में बैठना शुरू कर देगा और उसका कार्यकाल 10 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा अवकाश अवधि का निर्धारण करना है, ब्रिटिश मॉडल को अपनाना है, या फिर लोक आयुक्त जैसा व्यवस्था कर रहे हैं। किस जैसी, लोकायुक्त जैसी व्यवस्था। लोकायुक्त के केस में क्या है कि लोकायुक्त के केस में कि व्यक्ति जो लोकायुक्त बन चुका है वो रिटायर होने के बाद
किसी भी पोस्ट को धारण नहीं कर सकता, कुछ भी धारण नहीं सकता। ना राज्यपाल बन सकता है, ना संसद का सदस्य बन सकता है, ना किसी और प्राधिकार का चेयरमैन या अध्यक्ष बन सकता है। उसको कोई भी किसी भी पद को वो धारण नहीं करेगा। उसी प्रकार का हम न्यायाधीशों के केस में भी इस प्रकार का नियम बना सकते हैं कि कोई भी न्यायाधीश जो कि रिटायर होगा वो किसी भी प्रकार के किसी भी पद को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान स्थिति में हमको रंजन गोगोई साहब का जो मनोनयन है वो संवैधानिक रूप से गलत नहीं है, संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है। लेकिन एक प्रैक्टिकली, एक प्रायोगिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं इसके विपक्ष में उठाए गए मुद्दे भी हमको ताकतवर दिखाई देते हैं, हमको दमदार दिखाई देते हैं। उस पर भी विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा और विचार करना चाहिए। तो उसके कुछ सॉल्यूशंस थे जो बताए थे, या तो उसके लिए अवकाश अवधि का निर्धारण किया जाए, ब्रिटिश मॉडल अपनाया जाए, या लोकायुक्त जैसी कोई व्यवस्था कर दी जाए। और अगर इन व्यवस्थाओं को किया जाएगा तो वह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, हितकारी होगा और उसके लिए ये मददगार होगा। तो इस तरह ही जो वर्तमान में केस उठ रहे होते हैं उससे ही संबंधित क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था में पूछे जाते हैं। यहां पूछ लेगा वो कि आर्टिकल 124 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या बात की गई है, और इसको रंजन गोगोई की साहब के साथ इसको कनेक्ट कर देगा। तो रंजन गोगोई साहब का मसला क्या है, रंजन गोगोई साहब का पक्ष में क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या तर्क हैं, किसकी क्या क्या संवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक पावर क्या है। हमने राष्ट्रपति की संवैधानिक पावर देख ली, हमने आर्टिकल 124 समझ लिया कि ये क्या है। और इस तरह ही अनुच्छेदों का हम लोग उल्लेख जब अपने मेंस में करेंगे तब वो एक अलग प्रभाव डालेगा और लोगों को लगेगा कि इसको भारतीय राज्य व्यवस्था का जानकारी है। इसके अलावा इंटरव्यू में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ के लिए भी हमको तैयार रहने की आवश्यकता होती है। तो केस स्टडी के क्रम में हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। उधर मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा और पूरे नोट्स प्रिपेयर होंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। पूरे सिलेबस को हम यहाँ पंचदशी क्लासेस के चैनल पर आपका कंप्लीट कराने के लिए तत्पर हैं और कराएंगे भी। बस आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। मेंस क्वेश्चन लिखते रहिएगा। आज जो आप प्रश्न लिखेंगे मेंस का, वो प्रश्न लिख लीजिएगा। इसके बाद इसको आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं अपने आंसर को, जिससे कि एक पिक्चर बनाकर, जिससे कि मैं पढ़ सकूं, आपको मैं एनालिसिस कर सकूं। लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। आज का मेंस के लिए प्रश्न क्या बनेगा? राज्यसभा सदस्य के रूप में, प्रश्न लिखिएगा, राज्यसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की नियुक्ति संवैधानिक रूप से सही है। व्याख्या कीजिए। संवैधानिक रूप से सही है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की नियुक्ति संवैधानिक रूप से सही है, इसकी आप लोग व्याख्या कीजिए। या दूसरा प्रश्न बन सकता है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है इसका? मुख्य न्याय या न्यायाधीशों का राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन, राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन, न्यायाधीशों का राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन
न्यायपालिका और विधायिका के बीच, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना है, तर्क और पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए या विश्लेषण कीजिए। ठीक है। न्यायाधीशों का राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना है, विश्लेषण कीजिए। तो ये 2 प्रश्न आप लोगों को लिखने हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप इसके आंसर को लिखकर, मैंने आपको समझाया, इसके आंसर को लिखकर भेजिएगा। मैं उसका मूल्यांकन करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आप लोगों ने सही की है, क्या गलत की है। ठीक है। तो मैं टेलीग्राम चैनल मेरा लिख लीजिएगा, पंचऋषि क्लासेस के नाम से ही है, जिस नाम से है ये चैनल मेरा, पंचऋषि क्लासेस। आप लोग सर्च कीजिएगा पंचऋषि क्लासेस और इसी पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, कमेंट में करके कर दीजिएगा, मैं उसको जज कर लूँगा। जल्दी मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना लूँगा, उस पर भी क्वेश्चन आंसरिंग हमारे मेंस के हिसाब से चलती रहेगी। तो ये आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा। उधर मैंने एक क्वेश्चंस दिया था आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से, वो भी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तैयारी करनी है तो क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। तो आप लोग साथ में मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी तैयारी हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को आप देखते रहिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लगातार वीडियोस आपको मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी लेजी मत होइएगा, बिल्कुल भी दम मत तोड़िएगा। हम लोगों को मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब इन्हीं शब्दों से मुझे आप अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।